लद्दाख, भारत चीन सीमा के पास। बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां, सैकड़ों फीट गहरी खाइयां और उनके बीच सांप की तरह घूमती एक संकरी सड़क। यह इलाका इतना खतरनाक था कि यहाँ हर मोड़ पर मौत छिपी हो सकती थी। सुबह के 7:42 पर इसी सुनसान रास्ते से भारतीय सेना का एक अत्यंत गोपनीय सैन्य काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे 2 बख्तरबंद वाहन, उनके पीछे स्पेशल फोर्स कमांडो, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूनिट और सबसे बीच में एक विशेष बुलेट प्रूफ कंटेनर ट्रक, जिसकी सुरक्षा किसी भी सैन्य ऑपरेशन से कहीं ज्यादा कड़ी थी। उस कंटेनर के अंदर मौजूद था भारत का सबसे गोपनीय रक्षा प्रोजेक्ट गरुड़। यह कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि भारत की ऐसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक थी जिसे कई वर्षों की रिसर्च के बाद तैयार किया गया था। इसकी क्षमता दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट और हवाई हमलों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय करने की थी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल हो जाता तो भारत का आसमान दुश्मन के लिए लगभग अभेद्य बन जाता। प्रोजेक्ट गरुड़ के बारे में पूरे देश में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानकारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की अधिकारी सौम्या शाह। आज इस पूरे मिशन की कमान सौम्या के हाथ में थी। उनका आदेश बिल्कुल साफ था, लद्दाख स्थित रॉ की अति गोपनीय लैब से प्रोजेक्ट गरुड़ को हर हाल में सुरक्षित दिल्ली पहुंचाना। काफिला एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पार करने ही वाला था कि अचानक पूरी घाटी एक भीषण धमाके से गूंज उठी। पहाड़ की छोटी से विशाल चट्टानें सड़क पर आ गिरी। सबसे आगे चल रहा बख्तरबंद वाहन सीधा उनकी चपेट में आकर पलट गया। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, पहाड़ियों की ऊंचाइयों से चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। दुश्मन पहले से घात लगाकर बैठा था। सौम्या शाह की तेज आवाज वायरलेस पर गूंज उठी। अगले ही पल भारतीय कमांडो जवाबी कार्रवाई में जुट गए। पूरी घाटी गोलियों, धमाकों और धुएं से भर गई। तभी एक रॉकेट तेजी से उड़ता हुआ दूसरे सुरक्षा वाहन से टकराया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वाहन कई फीट हवा में उछल गया। कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए वहीं शहीद हो गए। लेकिन इस पूरी मुठभेड़ के दौरान सौम्या शाह का पूरा ध्यान सिर्फ प्रोजेक्ट गरुड़ पर था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर यह मॉड्यूल दुश्मन के हाथ लग गया तो सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत की कई वर्षों की मेहनत और देश की सबसे बड़ी रक्षा तकनीक हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। उसने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, कंटेनर किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। करीब 45 मिनट तक चली भीषण मुठभेड़ के बाद भारतीय कमांडो ने लगभग सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जो बचे वे पहाड़ियों का सहारा लेकर भाग निकले। हमला नाकाम हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत रॉ और भारतीय सेना अपने 3 बहादुर जवानों की शहादत देकर चुका चुकी थी। सौम्या शाह अपने शहीद साथियों की ओर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, इतने गोपनीय मिशन की जानकारी दुश्मनों तक पहुंची कैसे? इसका मतलब साफ था, दुश्मन तक यह सूचना बाहर से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से पहुंची थी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा था जो भारत के लिए नहीं, दुश्मन के लिए काम कर रहा था। करीब 10 घंटे बाद भारतीय सेना का वही हाई सिक्योरिटी काफिला सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुका था। शहर से दूर स्थित रॉ की एक अति गोपनीय लैब में प्रोजेक्ट गरुड़ को भारी सुरक्षा के बीच अंदर ले जाया गया। यह ऐसी जगह थी जहां बिना स्पेशल सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मॉड्यूल सुरक्षित लैब के अंदर पहुंच गया, लेकिन अजीत डोभाल के चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। अजीत डोभाल ने सभी अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा, आतंकियों का हमला मुझे उतना परेशान नहीं कर रहा जितना यह सवाल कि उन्हें इस मिशन की जानकारी मिली कैसे। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, इस काफिले का रूट आखिरी समय पर बदला गया था। मूवमेंट का समय भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था, फिर भी दुश्मन ठीक उसी जगह हमारा इंतजार कर रहा था। इसका मतलब साफ है, हमारी जानकारी कहीं ना कहीं से लीक हुई है। कमरे में बैठे कुछ अधिकारियों ने सैटेलाइट ट्रैकिंग और साइबर हैकिंग की संभावना जताई, लेकिन अजीत डोभाल ने तुरंत इन दोनों बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने सिर्फ इसी ऑपरेशन को निशाना बनाया। इसका मतलब सिर्फ एक है, दुश्मन तक खबर हमारे सिस्टम के अंदर से पहुंची है। उनकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद हर अधिकारी समझ गया कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। भारत की सुरक्षा व्यवस्था के भीतर कोई गद्दार भी मौजूद था। अजीत डोभाल ने सौम्या शाह की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, प्रोजेक्ट गरुड़ पर काम करने वाले 4 सीनियर वैज्ञानिक अगले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचेंगे। जब तक गद्दार हमारे हाथ नहीं आता,
इन चारों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगली सुबह दिल्ली आर्मी कैंट का माहौल पूरी तरह गम में डूबा हुआ था। विशाल परेड ग्राउंड पर तिरंगे में लिपटे शहीद जवानों के ताबूत एक कतार में रखे थे। वहां सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रॉ के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि और शहीदों के परिवार मौजूद थे। पूरे मैदान में गहरी खामोशी थी। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रॉ अधिकारी सौम्या शाह वहां पहुंचे। सौम्या की नजर बार बार उन ताबूतों पर जा रही थी। कल तक जिन साथियों के साथ वह एक ही मिशन पर थी, आज वे तिरंगे में लिपटे उसके सामने थे। प्रधानमंत्री धीरे धीरे शहीदों के परिवारों के पास पहुंचे। उन्होंने हर परिवार से हाथ जोड़कर मुलाकात की। कहीं एक माँ अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए रो रही थी, कहीं एक छोटा बच्चा अपने पिता के ताबूत को खामोशी से देख रहा था, तो कहीं एक पत्नी अपने पति से आखिरी बार लिपटकर बिलख रही थी। पूरा माहौल इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आज हमने सिर्फ अपने बहादुर सैनिक नहीं खोए, हमने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। इन वीर जवानों ने अपने प्राण देकर देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशन की रक्षा की है। पूरा भारत इनके इस बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। मैं सभी परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वे देश के अंदर हों या सीमा के पार, उन्हें ढूंढकर कानून के सामने लाया जाएगा। यह सिर्फ सरकार का वादा नहीं, पूरे भारत का संकल्प है। श्रद्धांजलि समारोह समाप्त होते ही अजीत डोभाल सीधे रॉ मुख्यालय पहुंचे। कुछ ही मिनटों बाद हाई सिक्योरिटी ब्रीफिंग रूम में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। सामने रिसर्च विंग के हेड डॉक्टर आर्यन मेहरा, सौम्या शाह और लद्दाख रॉ सेक्टर के ऑपरेशन हेड ऑफिसर डैनी बैठे थे। अजीत डोभाल ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें टेबल पर रखते हुए कहा, इन सभी चेहरों को रॉ डेटाबेस, IB, NIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल वॉच लिस्ट से तुरंत क्रॉस मैच कराया जाए। अगर इनमें से एक भी पहचान में आ गया तो हम सीधे पूरे नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। अपने सेक्टर की भी पूरी इंटरनल वेरिफिकेशन शुरू करो। मुझे यह जानना है कि जानकारी तुम्हारी टीम से लीक हुई या कहीं और से। अजीत डोभाल ने सौम्या शाह और डैनी की तरफ देखते हुए कहा, एक और काम, इस ऑपरेशन से जुड़े हर अधिकारी का पिछले 30 दिनों का पूरा डिजिटल फुटप्रिंट निकालो। उधर इस हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। संसद से लेकर न्यूज चैनलों तक सरकार पर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने इसे देश की सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह मामला पूरे देश की सबसे बड़ी बहस बन गया। लेकिन इन सब के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली साजिश अब भी सामने आना बाकी थी। उसी शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ अधिकारी सौम्या शाह। प्रधानमंत्री ने सीधे पूछा, अजीत जी, क्या अपडेट है? कोई ठोस लीड मिली? क्या हमें उस गद्दार तक पहुंचने का कोई सुराग मिला? अजीत डोभाल ने जवाब दिया, सर, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। कुछ अहम इनपुट मिले हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा, आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, मुझे अपनी कुर्सी की चिंता नहीं है और न ही विपक्ष क्या कह रहा है उसकी। मुझे उन परिवारों की चिंता है जिन्होंने इस देश के लिए अपने बेटे खो दिए। वे हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, न्याय। उन्होंने सौम्या और अजीत डोभाल की तरफ देखते हुए कहा, जब तक गद्दार हमारे हाथ नहीं आता, प्रोजेक्ट गरुड़ पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिक पूरी सुरक्षा में रहेंगे। किसी भी कीमत पर उनका काम नहीं रुकना चाहिए। इस मिशन में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसी रात दिल्ली के एक शांत पॉश इलाके में बने अपने बंगले की छत पर डॉक्टर अमित नायर अकेले खड़े थे। वही वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रोजेक्ट गरुड़ को सफल बनाने में लगा दी थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर न गर्व था न उम्मीद। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी पिस्तौल सिर पर रखी और भर्राई हुई आवाज में बोले, मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाया और शायद अपने देश को भी नहीं। मुझे माफ कर देना। अगले ही पल डॉक्टर अमित नायर ने खुद को गोली मार दी। उनका शरीर छत से नीचे बंगले की पार्किंग में आ गिरा। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस को कॉल किया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश ने उस रात अपने सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक को हमेशा के लिए खो दिया। अगले दिन सुबह अजीत डोभाल ने तुरंत सौम्या की तरफ देखा और कहा, सौम्या, मुझे नहीं लगता अमित नायर ने अपनी मर्जी से जान दी है। तुम अभी उनकी लोकेशन पर जाओ, पूरा घर चेक करो, जो भी मिले, चाहे कितना भी छोटा क्लू हो, मुझे चाहिए। और एक बात, उनकी बेटी मेघा नायर को भी साथ लेकर आना। जब तक ये मामला खत्म नहीं होता, उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।
कुछ ही देर बाद सौम्या अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ अमित नायर के बंगले पहुंच गई। बाहर पुलिस पहले से मौजूद थी। सौम्या ने पूरी टीम को अलग अलग हिस्सों में सर्च शुरू करने का आदेश दिया। घर में कहीं जबरन घुसने या संघर्ष के निशान नहीं थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी ड्राइंग रूम में रखी एक फैमिली फोटो पर उसकी नजर गई। तस्वीर में डॉक्टर अमित नायर अपनी पत्नी और लगभग 22 साल की बेटी मेघा नायर के साथ मुस्कुरा रहे थे। सौम्या को तुरंत याद आया कि डॉक्टर अमित नायर की पत्नी का कई साल पहले कैंसर से निधन हो चुका था। यानी अब उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी मेघा नायर ही बची थी। उसने तुरंत अपनी टीम से कहा, पूरा घर एक बार फिर चेक करो और मेघा नायर को तुरंत ट्रेस करो। लेकिन अगले 1 घंटे तक चली तलाश के बाद भी मेघा का कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा था। सौम्या ने तुरंत अजीत डोभाल को कॉल किया। सर, मेघा नायर कहीं नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है डॉक्टर अमित नायर की मौत और उसके गायब होने का आपस में सीधा कनेक्शन है। अगर हम मेघा तक पहुंच गए तो शायद इस पूरी साजिश की पहली बड़ी कड़ी हमारे हाथ लग जाएगी। उसी शाम रॉ की सीक्रेट लैब से अजीत डोभाल के सिक्योर फोन पर कॉल आया। सर, आपको तुरंत लैब आना होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ ही मिनटों में अजीत डोभाल और सौम्या शाह लैब पहुंच गए। वहां मौजूद एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, सर, प्रोजेक्ट गरुड़ का सबसे अहम कोर मॉड्यूल अपनी जगह पर नहीं है। उसके बिना पूरा सिस्टम कभी एक्टिव नहीं हो सकता। यह मॉड्यूल सिर्फ डॉक्टर अमित नायर ने बनाया था और अब यह लैब में नहीं है। यह सुनते ही अजीत और सौम्या एक दूसरे को देखने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या अमित नायर उसे कहीं छिपा कर गए थे या किसी ने उसे लद्दाख वाली लैब से ही चुरा लिया था? तभी पीछे खड़े एक दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, सर, शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। डॉक्टर अमित नायर को पहले से शक था कि कोई इस मॉड्यूल को चुराने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उन्होंने इसके अंदर एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग चिप और अपना खुद का स्पाईवेयर प्रोटोकॉल लगाया था। अगर किसी ने मॉड्यूल को एक्टिव किया होगा तो हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अजीत डोभाल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर ऐसा सिस्टम पहले से लगा हुआ था तो इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई? साइंटिस्ट ने जवाब दिया, सर, इस ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में सिर्फ हम तीनों वैज्ञानिक और डॉक्टर अमित नायर जानते थे। उनका हमेशा एक ही कहना था, अगर कभी यह मॉड्यूल चोरी भी हो गया तो यही सिस्टम उसे वापस हमारे पास ले आएगा। अजीत डोभाल ने बिना समय गंवाए कहा, ठीक है, तो फिर इसे अभी ट्रैक करो। एक साइंटिस्ट तुरंत सिस्टम पर बैठ गए। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर सिर्फ सर्चिंग चलता रहा। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक स्क्रीन पर एक रेड लोकेशन पॉइंट दिखाई दिया। स्क्रीन पर लोकेशन उभरकर सामने आई, औसला भाटी फॉरेस्ट एरिया, साउथ दिल्ली। अजीत डोभाल ने तुरंत सौम्या की तरफ देखा और कहा, सौम्या, अपनी स्पेशल टीम तैयार करो और तुरंत असोला भट्टी के लिए निकलो। करीब 40 मिनट बाद सौम्या अपनी स्पेशल रॉ टीम के साथ असोला भट्टी जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गई। टारगेट से लगभग 500 मीटर पहले उसने सभी गाड़ियां रुकवा दी। टैबलेट पर कोर मॉड्यूल का लाइव सिग्नल लगातार अपडेट हो रहा था। सौम्या ने बिना देर किए आदेश दिया, रिकॉन ड्रोन उड़ाओ, पहले कंफर्म करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। कुछ मिनट बाद ड्रोन